the chair, my co-panelists, ladies and gentlemen. इससे पहले कि मैं कहूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे इस लेक्चर के लिए आज दोपहर में बताया गया था. I didn't know about this. I wasn't prepared for this. जब शेखरकर साहब ने कहा कि आपने कुछ कहना है, तो उनको तो मना नहीं कर सकता. हमारे सहपाठी हैं, वो कोर्समेट हैं हमारे, तो उनको मना नहीं कर पाया. मगर जो विषय उन्होंने मुझे दिया था, रीजनल सिक्योरिटी, बहुत बृहद विषय है, बहुत बड़ा विषय है. उसके बारे में उसके किसी भी पहलू पे एकदम विदाउट प्रिपरेशन बात करना, कुछ लेक्चर देना, कुछ टॉक देना आसान नहीं है और मैं करना चाहूँगा भी नहीं. इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं एक छोटी सी बात कहूँगा इस विषय में कि हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं, हमारी सेनाएं जो हैं, उनके प्रति हमारे गवर्नमेंट का क्या रुख था, क्या रुख है और क्या रुख होना चाहिए, इसके बारे में मैं एक चाणक्य नीति से, अर्थशास्त्र से एक कोटेशन उद्धृत करूँगा. इस कोटेशंस में, इस आर्टिकल में, इस लेख में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नसीहत देना चाहिए है उसके सेना के बारे में, उसके सेना के सेनानियों के बारे में, उनको गवर्न कैसे किया जाए, उनसे डील कैसे किया जाए, उनकी कदर कैसे की जाए, और अगर नहीं की जाती है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है. एक बहुत बड़ा विषय है ये. उसको मैंने एक संक्षिप्त में तैयार किया था एट द टाइम ऑफ द फिफ्थ पे कमीशन. जब मैं फिफ्थ पे कमीशन का मेंबर था, मैंने एक आर्टिकल बनाया था टू बी इंक्लूडेड इन द आर्म फोर्सेस मेमोरेंडम टू द फिफ्थ पे कमीशन. जब वो तैयार हो गया, जब मैंने उसको पढ़ के सुनाया, so I was told, it was opined that the article was very very contextual, बहुत समर्पक था, वो बहुत प्रासंगिक था, मगर it was very abrasive, and since it was abrasive, it was politically incorrect to include it in the fifth pay commission memorandum, armed forces memorandum. मैंने ये जरा करने की कोशिश की कि भाई मैंने खुद ने नहीं लिखा है, ये मेरी कृति नहीं है, ये मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ अर्थशास्त्र से, जो 2000 साल पहले किसी ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था. उसमें उनका कोई ऐसा कोई मकसद नहीं था कि किसी को अब्रेसिव करके किसी को आहत किया जाए, किसी की टीका की जाए, मगर ये बात मानी नहीं गई. उस समय ये पूरा चैप्टर फिफ्थ पे कमीशन के आर्म फोर्सेस मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं हुआ था. मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा आपको. इसमें कई चीज़ ऐसी हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं 2000 साल पहले से. The passage does not purport to be a monolithic single quotation from a particular page or chapter of the Arthashastra. In his magnum opus, Kautilya has in many places sought to advise and influence the emperor on myriad aspects of his duties and responsibilities as head of state. He dwells on the Mauryan army in numerous widely separated places, and the passage is actually an anthology of all those dwellings put together in one place. It is amazing how clearly those ancients saw the likely fault lines in governance, the intricacies of management of the military by the bureaucrats and politicians, the nature of the military, the nature of the citizenry at large, and the close interplay of all these three in the running of a country. It is even more amazing to see how those observations continue to be so completely relevant even today, 2000 years later. The Mauryan soldier, Chanakya says, does not himself the royal treasuries enrich, nor does he the royal granaries fill. He does not himself carry out trade and commerce, nor produce scholars, thinkers, literateurs, artists, artisans, sculptors, architects, craftsmen, doctors, and administrators.
He does not himself build roads and ramparts, nor dig wells and reservoirs. He does not himself write poetry and plays, paint or sculpt, nor delve in metaphysics, arts, or sciences. He does not do any of these things directly, as he is